नाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग 1906। ठीक है, देखो 1906 तक मुस्लिम लीग एग्जिस्टेंस में नहीं थी, बट 1906 में जब करजन कामयाब हो गया हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालने में, तब मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ। The Britishers had adopted the policy of divide and rule, and nationalism was growing at a quick pace in India, and the Britishers found it necessary to break the national unity. अंग्रेजों की एक ही पॉलिसी रही है, डिवाइड एंड रूल, लोगों को डिवाइड करो और फिर राज करो। ठीक है, और नेशनलिज्म जो भारत के अंदर है वो बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ रहा था, इसलिए अंग्रेजों को ये बहुत ही ज्यादा जरूरी लगा कि कैसे भी करके वो भारत के लोगों के बीच में बनी हुई एकता को तोड़ दे। They could successfully convince a group of Muslim leaders into forming the Muslim League, और अंग्रेजों ने मुस्लिम लीडर्स को ये कन्विंस भी कर लिया कि आप अलग से एक पार्टी बनाओ, मुस्लिम लीग बनाओ। इट वॉज फॉर्म्ड इन ढाका इन 1906। ओके, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1906 के अंदर ढाका में। द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स Aga Khan, Nawab of Dhaka Salimullah Khan, Viceroy Minto, and his private secretary Dunlop Smith played a vital role in the establishment of the Muslim League. ठीक है, और जो रिलीजियस हेड थे मुस्लिम्स के, जिनका नाम था अगा खान, ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खान, फिर वाइसरॉय मिंटो थे, और उनके जो सेक्रेटरी थे ड्यूनलॉप स्मिथ, मुस्लिम लीग के एस्टेब्लिशमेंट में इनका बहुत ही अलग रोल है या बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, और मुस्लिम लीग ही रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान के फॉर्मेशन के लिए। अगर मुस्लिम लीग नहीं बनती तो पाकिस्तान भी नहीं बनता। ठीक है, होम रूल मूवमेंट 1916। Between 1916 and 18, when the World War I was closing, prominent Indians like Joseph Baptista, Muhammad Ali Jinnah, Bal Gangadhar Tilak, G.S. Khaparde, Sir S. Subramania Iyer, and the leader of the Theosophical Society, Annie Besant, decided to organize a national alliance of leagues across India, specifically to demand home rule or self-government within the British Empire for all in India. 1916 से 1918 मतलब कि जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने वाला था तब की बात है। ठीक है, तो ये सब जो लीडर्स हैं भारत के बड़े बड़े अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, इन्होंने एक लीग बनाने की सोची पूरे भारत के अंदर, और अंग्रेजों को ये डिमांड रखी कि भारत के अंदर होम रूल मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, कि अब अंग्रेजों को, भारतीयों को, उनको सत्ता सौंप देनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम तिलक वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल लोकमान्य, और यही टाइम के दौरान जब होम रूल मूवमेंट चल रहा था तभी उनको ये टाइटल मिला लोकमान्य, मतलब कि लोगों के चहीते, लोगों के मानीते। एनी बेसेंट रोट वेरियस आर्टिकल्स इन द वीकली द कॉमनवेल्थ। ओके, और एक वीकली आता था द कॉमनवेल्थ करके, उसके अंदर एनी बेसेंट जी ने काफी सारे आर्टिकल्स लिखे। एंड इन डेली न्यूज इंडिया, और जो डेली था न्यूज़पेपर न्यू इंडिया, उसके अंदर भी एनी बेसेंट अपील टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू शेयर, और एनी बेसेंट ने अपील किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ओके, टू शेयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड ग्रांट द होम रूल्स टू इंडियन एट द अर्लीस्ट, कि भाई आप भी इंडियन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे दीजिए। ठीक है, और भारतीय लोगों को होम रूल दे दीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग सपोर्टेड द होम रूल मूवमेंट, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने होम रूल मूवमेंट को सपोर्ट किया। एनी बेसेंट वाज केप्ट इन हाउस अरेस्ट एज उत्कमंडलम, दैट इज ऊटी, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एनी बेसेंट भी इस रूल में बहुत ही, सॉरी, इस मूवमेंट में बहुत ही बड़े लीडर थे, इसलिए उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, मतलब कि घर के अंदर कैद कर दिया गया उद्गमंडलम में। ओके, मतलब कि ऊटी एक हिल स्टेशन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। Demonstrations and protests were launched at various places in India, and finally the British government had to set her free. तो जब एनी बेसेंट जी को हाउस अरेस्ट कर लिया तब पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। ठीक है, अंग्रेजों का विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको आजाद करना ही पड़ा। Annie Besant was the first female to be selected as the president of the Indian National Congress session held at Kolkata in December 1917. ठीक है, एनी बेसेंट जो है वो सबसे पहले फीमेल है जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के एज ए प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया था कोलकाता सेशन में दिसंबर 1917 के अंदर। ठीक है, नाउ लखनऊ पैक्ट 1916। Lucknow Pact refers to an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League at the joint session of both the parties held in Lucknow in the year 1916. कि लखनऊ पैक्ट क्या है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस
और मुस्लिम लीग के बीच का एग्रीमेंट है, जब दोनों पार्टीज का जॉइंट सेशन हुआ था लखनऊ के अंदर 1916 में। Muhammad Ali Jinnah, then a member of the Congress as well as the League, made both the parties reach an agreement to pressurize the British government to adopt a more liberal approach towards India and give Indians more authority to run their country. ठीक है, जिन्ना ने, तब वो कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का लीडर था, उसने एक एग्रीमेंट पास करवाया ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए, ताकि वो भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी दे अपने देश को चलाने के लिए, जो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, चाहे कोई भी लीडर अंग्रेजों को कोई भी रिक्वेस्ट करे, अंग्रेजों का पेट का पानी तक नहीं हिलता था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भारत के लोगों की डिमांड क्या है या वो चाहते क्या है। अंग्रेज लोग खाली एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के सामने सीधे चलते थे, क्योंकि उनको पता है इनके सामने टेढ़े होने गए तो वो हमें टेढ़ा कर देंगे ऐसे। बाकी जितने भी मॉडरेट्स थे, ओके, फिर चाहे वो मुस्लिम लीग के लीडर्स हो चाहे वो कांग्रेस के लीडर्स हो, अंग्रेजों को उनसे कोई फर्क पड़ता नहीं था। The Lucknow Pact also established cordial relations between the two prominent groups of the Indian National Congress, that is the moderates and the extremists. ठीक, और लखनऊ पैक्ट जो है उसके कारण मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में भी कोर्डियल रिलेशन बना। ठीक है, देखो एक्सट्रीमिस्ट भले अंग्रेजों का विरोध करते थे, बट उन्होंने कभी भी मॉडरेट्स का विरोध नहीं किया। ठीक है, बट मॉडरेट्स ने कई दफा एक्सट्रीमिस्ट लोगों को या एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को रोकने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ठीक है, फिर लाला लाजपत राय है, लोकमान्य तिलक है, उन सब के आड़े कई बार ये मॉडरेट्स लीडर्स आए हैं। ठीक है, खाली इसलिए क्योंकि उन दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी, और मॉडरेट्स को थोड़ा डर भी था कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, कि सारे लोग उनकी तरफ ना हो जाए, फिर तो हम कभी भी सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे, हम तो कभी भी रूल कर ही नहीं पाएंगे ऐसे। ओके, ठीक है, मॉडरेट्स को ये डर बहुत सताता था कि भाई हमारे रूल का क्या या हमारे राज का क्या, ऐसे समथिंग लाइक दैट। इसीलिए मॉडरेट्स लोगों ने कई बार एक्सट्रीमिस्ट के काम में टांग अड़ाई है। हालांकि एक्सट्रीमिस्ट का काम हमेशा भारत का भला ही था, भारत को आजाद कराना ही था, बट ये मॉडरेट लीडर्स ने कई बार ऐसा किया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज। Subhash Chandra Bose was born on 23 January 1897 in Cuttack. 23 जनवरी 1897 में कटक ओडिशा में। His mother's name was Prabhavati and father's name was Janakinath Bose. Okay? मम्मी का नाम प्रभावती देवी और फादर का नाम जानकीनाथ बोस। And he was very intelligent since his childhood. बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट। He stood fourth in the ICS exam in the year 1920 conducted in London. लंदन के अंदर ICS एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है, पूरे देश के अंदर फोर्थ रैंक आया उनका। He joined the Indian National Congress after returning to India and participated in the freedom struggle. भारत आने के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर दिया और भारत को आजादी दिलाने में इन्वॉल्व हो गए। He was arrested for 11 times under the political offense. 11 बार इनको अरेस्ट किया गया है। शायद ही कोई ऐसा लीडर हो जिनको इतनी दफा अरेस्ट किया गया हो। ओके, इनको 11 टाइम्स अलग अलग चार्जेस के थ्रू अंग्रेजों ने अरेस्ट किया। He became the president of the Haripura session of Congress in 1938 and the second time in the Tripura session held in 1939. ठीक है, ये दो बार प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के 1938 में और 1939 में, and difference of opinion forced him resign from the post of president of the Indian National Congress. बट सुभाष चंद्र बोस जी की जो आइडियोलॉजी थी वो गांधी जी की आइडियोलॉजी से एकदम उलट पुलट थी। गांधी जी अहिंसा करके जीतना चाहते थे, जो कि पॉसिबल नहीं था, और सुभाष चंद्र बोस को अहिंसा और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ ये आइडिया गले के नीचे उतरता नहीं था, तो इन्होंने एक्सट्रीम तरीके अपनाए, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में से रिजाइन कर दिया, क्योंकि इन दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। In May 1939, Subhash Chandra Bose formed a new political party, Forward Bloc. और मई 1939 में बोस जी ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। And when the Second World War broke out in Europe, Forward Bloc launched an anti-war propaganda. और जब यूरोप के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ तो फॉरवर्ड ब्लॉक ने एंटी वॉर प्रोपेगेंडा अपनाया। As a result, Subhash Chandra Bose and his followers were arrested and imprisoned by the government. तो ये भी अंग्रेजों को खिलाफ साजिश हुई, तो अंग्रेजों ने वापस से इनको और इनके साथियों को जेल में डाल दिया। While in jail, Subhash Chandra Bose went on a hunger strike and that deteriorated his health and the government was forced to set him free. जब जेल में था तब ये हंगर स्ट्राइक पर चले गए,
इनके कारण इनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। अगर इनको कुछ हो जाता तो पब्लिक जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ा देती। इसीलिए ना चाहते हुए भी उनको छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने कोई इनकी दया खाकर इनको छोड़ा है ऐसा नहीं था, ठीक है। वो तो उनकी पतलूनें गीली ना हो जाए लोगों के खौफ के कारण, इसीलिए इनको छोड़ दिया। हावेवर ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट, हाँ छोड़ा बट जेल से बाहर निकाला, बाकी हाउस अरेस्ट में तो रखा ही रखा। On 17th January 1941, Subhash Chandra Bose escaped from the house arrest। क्यों 17th January 1941 को ये हाउस अरेस्ट से escape हो गए। He disguised himself as a Pathan and reached Berlin via Peshawar, Kabul and Moscow। इन्होंने खुद को डिस्गाइज किया एज अ पठान एंड ही रीच्ड बर्लिन। ओके, बर्लिन पहुंचे, जर्मनी का कैपिटल जो है, वाया पेशावर, काबुल एंड मॉस्को। एंड ही गेव अ स्पीच ऑन बर्लिन रेडियो व्हिच शॉक्ड द ब्रिटिशर्स। और उन्होंने बर्लिन रेडियो पर, ओके, विदेश में जाकर वहां के रेडियो पर इन्होंने स्पीच दी, जिसके कारण अंग्रेज भी शॉक हो गए, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान वाया सुमात्रा। और वहां से वो जापान गए सुमात्रा होते हुए, ठीक है। जर्मनी एंड जापान वेर फाइटिंग अगेंस्ट इंग्लैंड। अब उन दिनों में वो लोग जापान, सुभाष चंद्र बोस जी जो है जापान और जर्मनी क्यों गए, क्योंकि उन दिनों जर्मनी और जापान दोनों इंग्लैंड के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस took advantage of this and started communicating with the German leader Hitler and Japan's prime minister Tojo। तो इसका फायदा उठाते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने हिटलर के साथ और जापान के अंदर प्राइम मिनिस्टर टोजो के साथ पार्टनरशिप की। And being an Asian country, Japan was in a better position to help. So Subhash Chandra Bose decided to start the fight for freedom with the help of Japan। और जापान एक खुद एशियन कंट्री था, इसलिए वो नजदीक भी पड़ता था और ज्यादा मदद भी कर सकता था भारत की। इसलिए इन्होंने जापान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का सोचा। कौन सी लड़ाई? बंगले गाड़ी लेने की लड़ाई नहीं, भारत को आजादी दिलाने की लड़ाई के बारे में सोचा, ठीक है। एज द चीफ ऑफ आजाद हिंद फौज, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी। फिर बाद में उनको इंडियन नेशनल आर्मी का मतलब कि आजाद हिंद फौज का चीफ बनाया गया। An Indian soldier from the British Army, Captain Mohan Singh, formed Azad Hind Fauj with the help of Indian soldiers who had surrendered to Japan as war prisoners। अब देखो, ब्रिटिश आर्मी में से एक इंडियन सोल्जर थे कैप्टन मोहन सिंह, इन्होंने ही आजाद हिंद फौज बनाई, मतलब कि इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। किन की मदद से? वो सारे के सारे इंडियन सोल्जर्स की मदद से, जिनको जापान के अंदर पकड़ लिया गया था जब वो अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे तब। ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन जापानीज गवर्नमेंट एंड रास बिहारी बोस, मोहन सिंह हैड टू रिजाइन। बट जापानीज गवर्नमेंट और रास बिहारी बोस के ओपिनियंस काफी डिफरेंट थे, इसलिए मोहन सिंह को रिजाइन करना पड़ा। द फ्यूचर ऑफ आजाद हिंद फौज बिकेम ब्लर्ड। और जब मोहन सिंह जी को रिजाइन करना पड़ा तब आजाद हिंद फौज का जो फ्यूचर था वो काफी ब्लर होता गया। With a general consent, Ras Bihari Bose appointed Subhash Chandra Bose as the chief of Azad Hind Fauj on 4th July 1943। और जनरल कंसेंट मतलब कि सबकी सहमति से रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस जी को आजाद हिंद फौज का चीफ बना दिया। ही वॉज गिवन द ऑनररी टाइटल ऑफ नेताजी, और तब उनको टाइटल मिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। नेता मीन्स लीडर। नेताजी गेव द स्लोगन चलो दिल्ली एंड जय हिंद टू द फौज एंड द नेशन। और इन्होंने ये दो स्लोगन दिए, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मतलब कि दिल्ली जीतने ऐसे अंग्रेजों से आजाद कराने, एंड जय हिंद, ओके। He toured the countries of Southeast Asia and appealed the Indians living there to sacrifice everything for the freedom of the country। वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गए, वहां पर रहने वाले भारतीय लोगों से उन्होंने दरखास्त की कि वो सेक्रीफाइस दे भारत की आजादी के लिए। And he said to the people, you give me blood and I will give you freedom। कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। And this slogan gave a new impetus to the freedom struggle। और इसी स्लोगन ने फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया इम्पेटस दिया। मतलब कि सुभाष चंद्र बोस का जो मेन मोटो था भारत को आजाद कराना, वो किसी भी हालत में करा कर ही रहते। अगर भारत में ही रहने वाले कुछ सपोलों ने या फिर कुछ सांपों ने इनका विरोध नहीं किया होता तो। भारत के अंदर कुछ लीडर्स ने इनका विरोध किया, अंग्रेजों को इनकी छुपी हुई जानकारी दे दी, जिसके कारण ये हार गए। अगर भारत में से भी सपोर्ट मिल जाता, ठीक है, तो ये भारत को आजाद करा ही देते, ठीक है। नाउ प्रोविजनल गवर्नमेंट। सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश्ड आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद, ठीक है। इन्होंने एक आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद एक्टिव गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर इन अक्टूबर 1943।
सिंगापुर के अंदर इन्होंने फ्री इंडिया की एक्टिव गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। ही टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ द आर्मी, आर्मी के चीफ के तौर पर इन्होंने चार्ज लिया। एंड दिस गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अमेरिका, और ये गवर्नमेंट ने इंग्लैंड और अमेरिका के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दी। नाउ रोल ऑफ आजाद हिंद फौज। Azad Hind Fauj was reorganized by Subhash Chandra Bose after he became the chief of the आरजी हुकूमत आजाद हिंद, ठीक है। आजाद हिंद फौज जो है, ओके, उसको सुभाष चंद्र बोस जी ने रीऑर्गेनाइज किया आफ्टर ही बिकेम द चीफ ऑफ आरजी हुकूमत आजाद हिंद, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग वाज गिवन टू द सोल्जर्स एंड द आजाद हिंद फौज वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस बटालियंस, ठीक है। और सोल्जर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी गई, और आजाद हिंद फौज जो है वो अलग अलग बटालियंस के अंदर डिवाइड कर दी गई, ठीक है। बटालियन मतलब कि टुकड़ियों के अंदर। Azad Hind Fauj was divided into 4 main battalions by Subhash Chandra Bose and was named as Gandhi, Subhash, Nehru and Azad respectively. जो 4 टुकड़ियों में आजाद हिंद फौज बटी, उसको कौन कौन से 4 नाम दिए गए? गांधी, सुभाष, नेहरू एंड आजाद. A special and a separate battalion named Jhansi Ki Rani constituted only of females and was led by Captain Lakshmi Sehgal. और एक स्पेशल अलग से बैटालियन बनाई गई जिसका नाम था झांसी की रानी, ठीक है। उसमें खाली महिला वॉरियर्स थी, औरतें थी खाली, और उनके लीडर्स थे कैप्टन लक्ष्मी सहगल. आजाद हिंद फौज सिक्योर्ड विक्ट्री एट वेरियस फ्रंट इन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया लाइक अराकन एंड इम्फाल. और आजाद हिंद फौज ने अराकन और इम्फाल जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर है कि वहां पर झंडे भी गाड़ दिए, उन सब रीजन्स को आजाद भी कर दिया. Later on, the फौज was forced to retreat due to the shortage of food supply and heavy rain. बट फिर बाद में फौज को रिट्रीट करना पड़ा क्योंकि फूड सप्लाई की शॉर्टेज हो गई थी, काफी भारी भरकम बारिश हो गई थी. अमेरिका ड्रॉप्ड द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन जापान एंड जापान सरेंडर्ड. और 1945 में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किए जापान के 2 शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, और जापान को सरेंडर करना पड़ा. द डायनामिक्स ऑफ द वॉर चेंज्ड एंड द फ्यूचर ऑफ द आजाद हिंद फौज बिकेम हेजी. तो वॉर के जो डायनामिक्स थे, वॉर का जो रिजल्ट था, वो एकदम से ही बदल गया, एकदम से ही हालात बदल गए. और आजाद हिंद फौज का भी जो फ्यूचर है वो भी थोड़ा धुंधला सा हो गया. 4,000 सोल्जर्स डाइड एंड 25,000 सोल्जर्स वर अरेस्टेड. आजाद हिंद फौज के 4,000 सोल्जर्स मारे गए, 25,000 सोल्जर्स को अरेस्ट कर लिया गया. वंस अगेन इसीलिए अरेस्ट हुए, ओके, क्योंकि भारत में से जो लीडर्स थे यहाँ पर दूसरे कांग्रेस के, उन्होंने आजाद हिंद फौज को सपोर्ट नहीं किया. नेताजी had taken a vow that he will not enter in the subjugated India. जब नेताजी ने कसम खाई कि किसी और के कब्जे में हुए भारत में मैं कभी भी एंटर होऊंगा नहीं. नेताजी लेफ्ट रंगून एंड बैंकॉक एंड मूव्ड अहेड बाय एयर. उन्होंने रंगून और बैंकॉक को छोड़कर बाय एयर वो जा रहे थे, इन एन एयरप्लेन. As per the reports published by the Japanese government, his plane that took off from Taipei airport of the Formosa on 18th August 1945 crashed and Netaji, being seriously burned, succumbed to death. ठीक है. और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जापानीज गवर्नमेंट ने पब्लिश की थी, उनका जो प्लेन जो था वो ताइपे एयरपोर्ट से जो फॉर्मोसा में था 18 अगस्त 1945 वो क्रैश हो गया, जिसमें नेताजी थे. काफी सीवियर बर्न हुए, ही सकम टू डेथ. बट ये खाली अंदाजा है, उनकी डेड बॉडी उस एयरप्लेन में से एक्वायर हुई नहीं थी. और इवन टुडे नोबडी नोज द मिस्ट्री ऑफ द डेथ ऑफ नेताजी. देखिए, इनकी मौत के बारे में आज भी कोई नहीं जानता. अभी ये बहस का मुद्दा ही है कि भाई सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ किस तरीके से हुई. अभी तो मर ही चुके होंगे, देयर इज नो डाउट इन दैट, ठीक है. बट वो प्लेन क्रैश में तो मरे ही थे, ये फिक्स नहीं है. ओके, स्टिल इट इज अ मिस्ट्री.